नमस्कार। एमए प्रीवियस प्रथम वर्ष के की विद्यार्थी दीक्षा त्रिपाठी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछा था व्हाट्सएप पर। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन नामक पेपर के पढ़ने पर दीक्षा त्रिपाठी ने यह पूछा कि जुडिशियल रिव्यू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेलफेयर स्टेट, लीडरशिप की अवधारणा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, टैक्सेशन, जब सारे राजनीतिक कंसेप्ट हमारे प्राचीन भारत में थे तो उसका श्रेय हमको मिलना चाहिए। लेकिन आज तक हम इन सब राजनीतिक कंसेप्ट पर का श्रेय पश्चिमी चिंतन को देते हैं। ऐसा क्यों? दीक्षा जी, आपने सवाल बहुत उचित पूछा। यह सवाल अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में था और यह सवाल 2021 में भी भारत में है। मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में आए, ब्रिटिश हमारे देश में आए, तब भी यह सवाल ब्रिटिशों ने ही उठाया था कि आपके पास कुछ है नहीं, आप धर्म कर्म में जुड़े हुए लोग हैं, कर्मकांड में जुड़े हुए लोग हैं, दार्शनिकता में भटके हुए लोग हैं, जंगल में रहते हैं, जंगली जीवन आपका है, हम इसलिए आपके देश में आ रहे हैं। ब्रिटिशों ने कहा कि हम इसलिए आपके देश में आ रहे हैं कि हम आपको राजनीतिक कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान करा सकें। आज से 500-600 वर्ष पहले भी, 400 वर्ष पहले भी यह सवाल कुछ भारतीयों ने जरूर उठाया था और आज भी भारतीयों ने ही सवाल उठाया। क्या कारण है? कारण मात्र इतना है कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो हमने अपने अस्तित्व को भुला दिया और जब तक ब्रिटिश हमारे देश में शासन में थे तब तक हम जी हजूरी और ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश संस्कारों की जय जय करने में लगे रहे। स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत में भी एकेडमिक रूप से हम उसी जय जयकार में लगे हुए हैं। हमने अपने को देखा नहीं, हमने अपने को पहचाना नहीं। आपने कभी यह सोचने का प्रयास ही नहीं किया कि जिस भारत को हजारों सालों का भारत कहते हैं, सनातन भारत कहते हैं, उस भारत में राज्य नामक संस्था भी रही होगी। जब राज्य नामक संस्था रही होगी तो सुशासन भी रहा होगा। जब सुशासन रहा होगा तो मंत्रिमंडल इत्यादि भी रहे होंगे, टैक्सेशन भी रहा होगा। ये कभी आपने नहीं सोचा। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतकों ने अब अद्भुत और विराट साहित्य का निर्माण किया है। कुछ विराट राजनीतिक साहित्य हमारे विदेशियों द्वारा लूट लिए गए और जो कुछ साहित्य बचा उसको हमने कूपमंडूकता के आधार पर अपने अंधेपन के कारण उसको छोड़ दिया। इसलिए हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज स्वतंत्र भारत में भी हमारा जो राजनीति विज्ञान है, भारतीय राजनीति विज्ञान है, आज भी हम पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं। हमको लगता है कि पश्चिम का अंधानुकरण करने से ही भारत में राजनीतिक विज्ञान का विकास हो जाएगा। आपने यह कभी नहीं सोचा कि भारत का अपना भी कोई राजनीतिक विज्ञान है या नहीं है। लेकिन भारत के कुछ लोगों ने, महत्वाकांक्षी लोगों ने, गौरवशील लोगों ने, स्वाभिमानी लोगों ने इस पर काम किया। काशी प्रसाद जायसवाल, VRR दीक्षितार, अनंत सदाशिव अल्टेकर, PV कांडे, HN सिन्हा, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, प्रमथनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान लोगों ने इस बात को हमेशा खोजने का प्रयास किया कि पश्चिम के राजनीतिक चिंतन की तुलना में
हमारा राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विज्ञान बहुत उन्नत था। बहुत पहले से हम राजनीतिक कंसेप्ट्स की सभी अवधारणाओं को जानते थे। विवेकानंद को अगर आप पढ़ें तो वो भी इसका संकेत देते हैं। तुलसी को पढ़ें तो वो भी अपना इसका संदेश देते हैं। वाल्मीकि को पढ़ें तो वो भी इसका संदेश देते हैं। भीष्म को पढ़ें तो वो भी इसका संदेश देते हैं। कौटिल्य का तो पूछना ही क्या। शुक्र भी, कामंदक भी, वेद भी, उपनिषद भी, मुझे लगता है कि जितने भी संस्कृत साहित्य के भारत में ग्रंथ होंगे, सभी ग्रंथों में राजनीतिक कंसेप्ट इधर उधर बिखरे पड़े हैं। हमने उसको पिरोने का काम नहीं किया। यह दुखद है, आज भी नहीं हो रहा। आज भी स्वतंत्र भारत में भी कुछ लोगों ने अपने स्वाभिमान के कारण से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन या प्राचीन भारतीय राजनीतिक कंसेप्ट पर कुछ काम जरूर किए हैं। पश्चिम ने बहुत काम किया है, भारतीयों ने काम नहीं किया। पश्चिम के लोगों को इस बात का पता है कि भारत में क्या था, भारतीयों को इस बात का पता ही नहीं कि भारत में क्या है। इसलिए श्रेय देना तो दूर, आज भी भारत के तथाकथित राजनीतिक विज्ञानी जो देश में विदेश में घूम घूम करके अपने को राजनीतिक विज्ञानी घोषित करते हैं, उनको पता नहीं है कि भारत राजनीति विज्ञान के संदर्भ में प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स की तुलना में ज्यादा समुन्नत था। और इसीलिए यह पेपर आपको पढ़ाया जाता है कि आप समझिए। टैक्सेशन, जिस टैक्सेशन की बात आज समझ, जीएसटी, टैक्सेशन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेलफेयरिज्म, यूटिलिटरिज्म, ये सारे कंसेप्ट भारत में थे। कितने शोध होते हैं प्राचीन भारत में? क्या विद्यार्थी पढ़ने आगे चल करके एमए प्रीवियस में तो आपकी बाध्यता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। एमए जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, उस पर पढ़ेंगे नहीं, जबकि कोर्स में है। पढ़ता ही नहीं लड़का। क्यों? एक तो भाषा की दिक्कत, संस्कृत आती नहीं, हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी भाषा में भारतीय चिंतन को खोजने का प्रयास तब करते हैं जब पूरा का पूरा भारत का साहित्य, राजनीतिक साहित्य संस्कृत में है। जब उसका अनुवाद करते हैं तो अनुवाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो आप कैसे खोजेंगे? लेकिन दीक्षा त्रिपाठी जी, ये बात आप समझ लीजिए कि भारत का मुकाबला, भारत के चिंतन का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं भी प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूं, एमए से ही, लेकिन मैंने विषय चेंज नहीं किए। मेरी पीएचडी मनुस्मृति पर हुई, मेरी सारी किताबें प्राचीन भारतीय राजनीति पर हैं। मैंने अधिकाधिक शोध पत्र प्राचीन भारतीय राजनीति पर लिखा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्वानुभूति होती है, मुझे उसके काम करने में आंतरिक मन से जुड़ाव होता है। मैं पेट भरने के लिए काम नहीं करता, मैं भोजन करने के लिए काम नहीं करता, मैं कुछ करने के लिए काम करता हूं। इसलिए मैं इसको पढ़ाता हूं। किसको मालूम है कि बौद्ध राजनीति में जैन राजनीति का कौन ग्रंथकार है? किसी को मालूम है? बौद्ध राजनीति में भगवान बुद्ध के बाद कितने राजनीतिक चिंतन हो, किसी को मालूम है? अरे, जिस अरस्तु को राजनीति विज्ञान का प्रथम पुरुष माना जाता है, हमारे दावा भी किया जाता है अरस्तु को, हमारे यहां तो राजनीति का प्रथम पुरुष भारत का संविधान है।
संविधानवाद की जिस अवधारणा को हम पश्चिम की देन मानते हैं, वह संविधानवाद की अवधारणा भारत में सृष्टि के प्रारंभ से है। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मा ने राष्ट्र चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए 1,00,000 अध्यायों का संविधान मनुष्य को दिया। यह महाभारत में लिखा है। तो 1,00,000 अध्यायों का संविधान अगर ब्रह्मा देते हैं तो भारत संविधान को क्यों नहीं जानता है? वो संविधान कहां है? उस संविधान के मूल्य कहां है? सब खो दिया। भारत में भारतीय होने का गौरव ही खो गया। जब भारत में भारतीय होने का गौरव खो गया और आप पश्चिम के मूल्यों को की सुप्रीमेसी स्वीकार करने लगे, तो भारत का राजनीतिक चिंतन किस चश्मे से आप देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या नहीं था हमारे पास? जिसका दावा पश्चिम करता रहा, वो सारे तत्व, उससे उन्नत तत्व हमारे पास थे। और जो आज विश्व बैंक, भारतीय पश्चिमी चिंतक, विश्व के चिंतक खोज रहे हैं, सुशासन, गुड गवर्नेंस इत्यादि, उसका उन्नत रूप आज भी भारत में के पास है। लेकिन जब हम करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, देखेंगे कैसे? आपको एक और तत्व दीक्षा जी बता दें कि पूरे भारत में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पर शोध करने, कराने, पढ़ाने वाले राजनीति विज्ञान में विद्वान बहुत चींटी के बराबर हैं। है ही नहीं। कुछ वर्षों पहले थे जो चले गए, अब तो है ही नहीं है। कई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तो प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान का मतलब समझते हैं मनु और कौटिल्य। महाभारत भी नहीं समझ पाते। राजधर्म तो सोचना दूर, योगक्षेम तो सोचना दूर, लोकक्षेम तो सोचना दूर, कल्याणकारी राज्य तो सोचना दूर, नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था तो सोचना दूर, सुरक्षा नहीं तो कर नहीं, सुरक्षा नहीं तो टैक्स नहीं के सिद्धांत को सोचना दूर, टैक्सेशन के मधु सिद्धांत को सोचना तो दूर, जानते ही नहीं। लेकिन भारत बदल रहा है। अब भारत की नई पीढ़ी आत्मगौरव खोज रही है। हम भी हैं। हमें भी दुनिया में माना जाना चाहिए। हम नकलची नहीं हैं, हम अंधानुकरण करने वाले नहीं हैं। हमारा भी मौलिक अस्तित्व है, हमारा भी मूल अस्तित्व रहा है, हमारा भी मौलिक अस्तित्व हमेशा रहेगा। हम सनातन हैं, परंपरागत हैं, लाखों सालों से हैं, सिद्धांतों के साथ हैं, विज्ञान के साथ हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ हैं, सोशल साइंस के साथ हैं, मेडिकल साइंस के साथ हैं, इंजीनियरिंग के साथ हैं, सबके साथ हम हैं। हम रहे हैं और रहेंगे। और कोविड-19 के इस महामारी ने दुनिया को इस बात का भास दिला दिया कि भारत की मौलिक चेतना क्या है, राजनीतिक चेतना क्या है। यह आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। सब कुछ हमारे पास। हम ना साम्राज्यवादी थे, ना हम दास प्रथा के समर्थक थे, ना हम वर्ग संघर्ष के समर्थक थे। हम न द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वैत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से मत जोड़िए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हम जानते हैं, न हम हिंसा जानते हैं।